हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारा 2 हो चुका था ना टॉपिक। फर्स्ट वन इज़ जीरोस कैलकुलेट करना, जीरोस कैलकुलेट ये हम कर चुके थे। सेकंड रिलेशनशिप, ये भी हमारा हो चुका था। और थर्ड हमारा रहता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ रहे हैं ये वाले चैप्टर में, है ना। हमारे सिलेबस में इतना ही है। उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ग्राफ के बारे में। अच्छा, ग्राफ ना बहुत सारा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ काफ़ी वाइड है, काफ़ी वाइड टॉपिक है ये भी, लेकिन हम उतना करेंगे जितना हमारा एनसीईआरटी में है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। पहले ये वाला शुरू करते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये दोनों हम खत्म कर चुके थे। अभी बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा था, ax² + bx + c वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, लेकिन 0 के अलावा नेगेटिव या पॉजिटिव तो हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव। ये a की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव बिल्कुल हो सकता है, ये 0 नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ग्राफ में, है ना। हालांकि हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं, ए की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव आप कुछ भी रख सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव पे डिपेंड करता है ग्राफ कैसा बनने वाला है ना। चलो खैर, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अभी फॉर्मेशन कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर आपको याद है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, px = 2x² + 5x + 7x था ना यहाँ, 7x + 5, और हमने इसके फैक्टर किए थे। ध्यान से सुनना, अभी वो बनने वाला है, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ना, थोड़ी भूमिका बनानी पड़ती है। इधर देखिए 2x², 5 2 10 के से फैक्टर प्लस करके 7 है, तो हमने लिखा था 5x + 2x + 5। ठीक है, उसके बाद हमने कॉमन लिया था इसमें से ना, x कॉमन लिया था, हमने लिखा था 2x + 5। फिर हमने कॉमन लिया था 1, 2x + 5। उसके बाद हमारा 2x + 5 कॉमन आया था, और हमने लिखा था x + 1। ठीक है बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा या नहीं लिखा? हाँ जी, बिल्कुल लिखा। अरे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही तो है, 2x² + 7x + 5, यानी ये वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है यही तो है, 2x² + 7x + 5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालिए, 2 फैक्टर आते हैं, उनका प्रोडक्ट करके अगर आप लिखते हैं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो बनता है। ऐसे ही तो बन रहा है, हर बार ऐसे ही बनता था, इतने सारे सवाल किए थे हमने। ठीक है, मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जो इसके फैक्टर होंगे वो फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में अगर आप लिखोगे तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा? बात समझ में आ रही है क्या? जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके ये 2 फैक्टर आए हैं, ये दोनों फैक्टर क्या एक दूसरे के प्रोडक्ट में हैं? दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई हो रही है, तभी तो जाके ये बना था, है ना। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने जो फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ से जब हम जीरोस कैलकुलेट कर रहे थे तो जीरोस आ रहा था -5/2, 0 के इक्वल रखिए ना। इधर से आया था x की वैल्यू -1। तो फैक्टर से हम जीरोस निकालते थे जब फैक्टर को 0 के इक्वल रखते थे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई फैक्टर से आपने 0 निकाला, तो 0 से फैक्टर भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपके पास जीरोस हैं तो 0 से फैक्टर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? x = -5/2 एक जीरोस है, इसको इधर ले आओ, x + 5/2 ये बन गया, एक फैक्टर ये रहा। इसको इधर ले आओ, x + 1 एक फैक्टर ये रहा। समझ गए क्या आप लोग? अरे फैक्टर थ्योरम भी थी ना एक। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती थी? आपके पास जीरोस है तो आप इसका फैक्टर बना सकते हैं ना, कि आपके पास x = समथिंग, ये आपका जीरोस है, आप इसको इधर लेके आइए तो फैक्टर बन जाएगा। x = -1, ये एक जीरोस है, आप इसको इधर लेके आइए तो ये भी एक फैक्टर बन जाएगा। दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? अरे इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। मेरे को एक बात बताइए, ये अपना पॉलिनोमियल क्या इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम इसके 2 जीरोस मान लेते हैं। लेट्स सपोज अल्फ़ा एंड बीटा
आर द 2 जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 जीरोज हैं। अब इनके फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा? इधर देखिए, रफ कर दे क्या? छोड़ो, ये हमारा पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। अल्फ़ा एंड बीटा इसके 2 जीरोज़ हैं, यानी x इक्वल टू अल्फ़ा एंड x इक्वल टू बीटा, ये 2 जीरोज़ है। जैसे यहाँ पे आए थे ना 2 जीरोज़, x इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू दिस, आप दोनों को इधर लेके आए थे तो फैक्टर बन गया था। अब आप इसको भी इधर लेके आओ, इसको भी इधर लेके आओ, फैक्टर बनाओ। क्या यहाँ से फैक्टर x माइनस अल्फ़ा बन जाएगा? यस सर। क्या यहाँ से फैक्टर x माइनस बीटा बन जाएगा? यस सर। तो ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या इन दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। सुनिए, तो ax² प्लस bx प्लस c को आप लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बीटा। कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए भाई, केवल फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। अच्छा, थोड़ा दिमाग लगाओ। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही बन जाएगा। हाँ जी सर, ऐसा ही बन जाएगा। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² बनेगा, ये रहा x²। लेकिन रुको, x² के आगे तो a है ना, और यहाँ पे जब हम x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो केवल x² बनेगा, तो a आना चाहिए। अब ये प्रॉपर नहीं हुआ है। यहाँ से जब हम कर रहे थे, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 मल्टीप्लाई इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, x मल्टीप्लाई x² पूरा बन रहा है ना, तो उसको भी थोड़ा सा ठीक कर लीजिए आप। तो हम इसके मल्टीप्लाई में a भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, इधर देखो, थोड़ा रफ कर लेते हैं, कभी फिर उधर थोड़ा छोटा दिखाई पड़े। ये वाला मैं रफ कर देता हूँ भाई। दुनिया ज़माने से कपड़ा गीला हो रहा है शायद, चलो कोई बात नहीं। इधर देखिए, अल्फ़ा था और एक बीटा था, x माइनस अल्फ़ा था प्रोडक्ट, सॉरी फैक्टर, एंड x माइनस बीटा था। इधर सुनिए मेरी बात हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a, मल्टीप्लाई करते हैं, चलो कुछ मिलेगा जरूर, बहुत अच्छे वाला मिलने वाला है, ऐसा कुछ बनेगा। अब देखना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने वाला है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो x², कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई b, बीटा। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो चुका, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो चुका। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करें माइनस के x अल्फ़ा, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। अब सुनिए यहाँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a x², यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए और साथ में x भी कॉमन ले लो, तो बन जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। अगर आप मुझे कहो तो ये वाला x मैं यहाँ पे लिख दूँ, मत भी बोलो, फिर भी लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ठीक सा लगता है, थोड़ा समझ रहे हैं ना आप लोग, भावना को समझे आप थोड़ा। ये प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अरे बाप रे, देखो ध्यान से क्या बनने वाला है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ax², इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो माइनस के a बीटा प्लस अल्फ़ा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, x भी रह गया ना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो प्लस a अल्फ़ा इंटू बीटा। ये वाला मैं रफ कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई, ये लिखने में थोड़ा स्पेस रहता है तो लिखने में फील आता है थोड़ा। इधर देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, मुझे एक बात बताइए। अच्छा, ये वाला आप ये वाला जो हमने लिखा है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ से कुछ बनाऊँगा मैं, उससे पहले थोड़ा आगे कर लेता हूँ, वहाँ से भी कुछ बनने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो फैक्टर के फॉर्म में लिखा था तो वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और दोनों सेम सेम भी हैं। सही बात है, ऊपर से सेम सेम चलते आ रहे थे, यहाँ भी सेम सेम है।
ऐसे दो एक्सप्रेशन जब सेम सेम होते हैं तो हम कंपेयर करना जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। ax स्क्वायर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या ही करोगे कंपेयर करके। माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, इधर है बी एक्स। हाँ, ये x वाला कोफिशिएंट ये रहा। अरे तू कहाँ जा रहा है भाई, साथ छोड़ रहा है भाई बीच में x वाला कोफिशिएंट ये रहा, इधर x वाला कोफिशिएंट b। तो कंपेयर करो तो b इज इक्वल टू दिस माइनस ए बीटा प्लस अल्फ़ा या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो, एक ही बात है। ये a डिवाइड में लेके आइए, b डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये माइनस a था ना, माइनस a, माइनस ऊपर लिख दे क्या? हाँ जी लिख दीजिए। ओहो, ये देखो क्या बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। याद आया क्या तुम्हारे लास्ट लेक्चर? सम ऑफ जीरोज विच इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। लास्ट लेक्चर है, इससे पहले, लास्ट से भी पहले वाला, फर्स्ट लेक्चर में था शायद। ऐसा ही तो होता है, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, उधर जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो वहाँ से हम सीधा सीधा बन पा रहा था। अब यहाँ से हमने देख भी लिया कि ऐसा होता है। अगर आप जनरली सोल्व करके देखते हैं तो ऐसा ही बनता है। इसको ज़रा कंपेयर करो कांस्टेंट टर्म और ये वाली कांस्टेंट टर्म को, यहाँ से भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। c इज इक्वल टू ए अल्फ़ा बीटा, ए को नीचे लेके आओ, c अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, विच मीन्स दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन ए। ये भी पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन ए होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस b अपॉन ए होता है। ये यहाँ से थोड़ा बोल सकते हैं, इसका प्रूफ है। अच्छा, जब हम इसके वो कर रहे थे ना क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस में ये बन जाता था। हम 5/2 7/2 ऐसा कुछ करते थे तो ये बन जाता था। लेकिन यहाँ पे जनरली जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो भी एक्चुअल में यही बनता है। ये वाली बात समझ में आया ना? हाँ, तो आपको क्या ये समझ में आ रहा है? थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे बना था ना। यहाँ पे ये कब बना होगा सर? जब हम इसको फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा था। फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बना, वहाँ से हमने ये वाला कंक्लूजन निकाला। सही बात है। तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम बना रहे होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, तो क्या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इंपॉर्टेंट हैं? यस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो, ये वाला भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये वाला भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। अब ये वाला चेक करो, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज? अरे हाँ ना बोल यार। इधर ए, ये तो कोई कांस्टेंट है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो कोफिशिएंट को थोड़ा इक्वल करने के लिए हमने किया था। मेन तो आपके लिए ये है ना, ये देख, चेक कर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका। हो गया आपका फॉर्मेशन, ये आपका फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन हो गया। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? कैसे बनाएंगे सर? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्योंकि सम और प्रोडक्ट यहाँ से आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। तो आज के बाद याद रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला सर याद रखेंगे। कि कौन से वाला? कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बनाएंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस को केवल ऐसे लिख रहा हूँ, सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को केवल पी लिख रहा हूँ। ये वाली बात आप लोग याद रखेंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल याद रखेंगे, याद रखनी पड़ेगी। इसके बाहर कोई एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है क्या? हाँ जी बिल्कुल होती है। उसको मैं यहाँ पे के मान लूँ क्या? यस सर मान लो। के क्या है? कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। और वैसे जीरो नहीं होगा यार, जीरो हो जाएगा तो सारा का सारा जीरो बन जाएगा ना, फिर तो मामला गड़बड़ हो गया अपना। आप समझ पा रहे हैं कि मेरी बात कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बनाएंगे, हम सम ऑफ जीरोस यहाँ पे रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे रखेंगे, बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सर हमें समझ में आता है जब हम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे थे तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कुछ ऐसा बन रहा था। ये हमारे जीरोज़ हैं, चेक करो, तो जीरोज़ का सम, जीरोज़ का प्रोडक्ट अपने पास होना चाहिए, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देंगे। थोड़ा प्रूफ भी है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, है ना।
ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊं क्या, अगर किसी को ये वाला समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या है ये फैक्टर वगैरह, सर क्या है, आप थोड़ा दूसरे तरीके से बताओ, तो ठीक है, इधर देखो दूसरे तरीके से बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तो हमारा जनरल फॉर्म लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a b c आर रियल, वो तो याद भी हो गया होगा ना अब आपके, ठीक है। इधर देखो px इज इक्वल टू, यहाँ से a कॉमन ले लूँ क्या। अब आप बोलोगे सर यहीं पे तो a है, यहाँ से कैसे कॉमन लोगे। अरे जब हम कॉमन लेते थे जो चीज़ नहीं है उसको डिवाइड में लेके जाते थे ना, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। इधर देखो ax स्क्वायर प्लस bx है ना, अगर मैं b के साथ a लिखूं और वही a नीचे लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात, नो सर। a से a कैंसिल, वो bx ही बचा है, यस सर। b के साथ a लिखा है, a जो ऊपर लिखा है वही a नीचे लिखा है, a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर bx बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ भी ऐसे कीजिए, c के साथ a लिखो और नीचे भी a लिखो, नीचे भी a लिखो, a से a कैंसिल, फिर c बच जाएगा। ऐसा क्यों किया है, सोचो थोड़ा, अभी देखो सुनो। अब मैं क्या पूरे में से एक कॉमन ले सकता हूँ, हाँ जी सर ले सकते हैं। क्यों ले रहे हैं अभी बताऊँगा ना। एक कॉमन ले लीजिए, जब मैं सारे में से एक कॉमन ले लूँगा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यस सर, प्लस एक कॉमन आ चुका सर, यहाँ b बचेगा और नीचे a बचेगा, यस सर, साथ में x भी है सर। यहाँ से ऊपर से a कॉमन आ चुका है, c बचेगा और नीचे a बचेगा, यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, a एक्स स्क्वायर, ये प्लस है ना, अच्छा सुनो, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला प्लस में ऐसे लिख दूँ क्या, माइनस और माइनस b अपॉन a। अभी देख थोड़ा थोड़ा समझ में आने वाला होगा मैं क्या कर रहा हूँ, c अपॉन a, माइनस माइनस प्लस, सेम ही है भाई। अच्छा सुनिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस b अपॉन a, ये तो भाई सम ऑफ जीरोज होता था, है c अपॉन a, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता था। सर आपने तो ऐसे ही बना दिया, मैं भी तो वही बोल रहा था ऐसे ही बनेगा। इधर देखो दिखाई दे रहा है क्या आपको, नीचे अगर मैं लिखूं तो क्या चलेगा काम, बस बिल्कुल चलेगा। आइए सुनो, a एक्स स्क्वायर माइनस माइनस b अपॉन a इज नथिंग बट सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस को हमने केवल ऐसे लिखा है, मल्टीप्लाइड बाई x, c अपॉन a इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी p। ये बन गया अपना पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये दूसरा फॉर्म है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में। ऐसा फॉर्मेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये आप सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ने वाले, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। तो आपको सर इतना सारा बताया है, ये बताओ याद क्या रखना है ना। कुछ बच्चे मैथ अच्छा नहीं लगता होगा, उन्हें पास ही तो होना है, और कुछ बच्चे जिनको अच्छे से पढ़ना है वो अच्छे से भी पढ़ेंगे। तो ये सब उनके लिए था जिनको एकदम अच्छे से पढ़ना है, और ये केवल उसके लिए सर सीधा फॉर्मूला बताओ हमें सवाल लगाने हैं, तो ये वाली बात आप याद रखेंगे, है ना। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की थोड़ा ला के उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। अब मैं इसको रफ़ करता हूँ, रफ़ करने के बाद जो हमारी काम की चीज़ है वो लिखते हैं। ये वाली काम की चीज़ लिखने के बाद एक या दो क्वेश्चन करते हैं, दो या तीन क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। जितने ग्राफ पॉसिबल हैं 10th क्लास तक आपको समझाना, उतने मैं समझाऊंगा आपको, और उसके बाद हम NCERT ख़त्म करेंगे अपनी, ठीक है। NCERT तो मुझे लगता है एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी, वो इतना बड़ा टास्क नहीं है हमारे लिए। चलिए बच्चों आगे देखिए आप लोग, ठीक है। हमारे काम की चीज़ ये रहा, वो जो सब पढ़ा था 15-20 मिनट से जो हम पढ़ रहे थे, उसमें से हमारे काम का ये है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या भाई, पी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा एक बात सुनो, अगर आप के नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मत लिखना, लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस को अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देता हूँ, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फ़ा इंटू बीटा। अपने काम की चीज़ ये है। चलो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
Suppose that you have sum of zeros is equal to -3 and product of zeros is equal to, ठीक है, बताइए कैसे करेंगे, ट्राई करो। सम ऑफ जीरोस -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2, सम ऑफ जीरोस -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 या 2 कुछ ही लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2। सुनो, अरे सुनो क्या, बनाओ जल्दी फटाफट। Px इज इक्वल टू, सर फॉर्मूला लिखते हैं k x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू k x² माइनस सम ऑफ जीरोस गिवन है -3 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2 k x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 बन गया, बात खत्म। माइनस माइनस प्लस 3 खत्म हो गया ना, आसान है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मान लेते हैं सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस क्या ले बच्चों, कितना आया था, 5 और 2 आया था ना जब हमने किया था। 10 है, 5 2 10, ठीक है। -5 ले लीजिए, वो -7 ले लीजिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लीजिए 10। देखिए पॉलिनोमियल बनाते हैं, k x² माइनस सम ऑफ जीरोस x, सम ऑफ जीरोस को अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देता हूँ, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस k x² माइनस सम ऑफ जीरोस -7 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 10, इधर लिख दे रहा हूँ, ये बन जाएगा Px इज इक्वल टू k x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 10, ख़त्म कहानी। बच्चों आसान है ना, आसान है सर। और ये आपका NCERT में भी है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, आप कर लेना बच्चों सवाल, हम भी कराएंगे। ये वाला ख़त्म हो जाने दो लेक्चर, उसके बाद हमारा NCERT ही लिखा जाएगा। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। ज़माने से रिश्ते में कुछ तो लोग कहेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं ना। मान लीजिए इस बार 2 जीरोज रखे, एक तो 5 है एक 2 है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, बीटा इक्वल टू 2 ले लेते हैं। अब ये भी एक पॉलिनोमियल बना था ना, याद है आपके, Px इज इक्वल टू k x² प्लस 7x प्लस 10। यस सर, अभी भी बना था, इसको याद रखिए। अल्फ़ा 5 बीटा 2 ले लेते हैं। बोला कि पॉलिनोमियल बनाइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। यू हैव 2 जीरोज 5 एंड 2। लेट्स सपोज अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। फॉर्म करिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बनाते हैं सर। Px इज इक्वल टू k x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिखूँ तब भी सम ऑफ जीरोज है, लिख देते हैं सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज k x²। सम ऑफ जीरोज, इससे पहले जो 2 सवाल किए थे उसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन था, आप डायरेक्टली रख रहे थे, आंसर निकाल रहे थे। इस बार अल्फ़ा और बीटा गिवन है, जीरोज गिवन है, तो सम आपको निकालना पड़ेगा। सम करो, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 और 2 7, अल्फ़ा इंटू बीटा 5 दूनी 10 बन गया। k x² माइनस 7x प्लस 10। कोई प्रॉब्लम बच्चों? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बन गया बस। आप कर लेंगे क्या? और भी क्वेश्चंस अगर आपके पास आए तो आप कर सकते हैं क्या? इजी है बच्चों, कर लेना, इसमें कुछ उतना बताने का है नहीं। ठीक है, हम अपना ग्राफ की तरफ चलते हैं, है ना। आप लोग प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, NCERT के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना सबसे पहले, वो ये, बाकी मैं भी कराऊंगा। एक क्वेश्चन और करा दे क्या? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए अल्फ़ा गिवन है -5
और बीटा गिवन है -2। बनाइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, इनका सम करो। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, सम ऑफ जीरोस -5 -2 -7 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -5 -2 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 10 बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ध्यान से देखो ऊपर वाला ये, और इसके जीरोस हमने निकाले थे -5 -2 आए थे, तो सही बात है भाई, ऐसे ही बनेगा। चलो अब काफ़ी हो गया भाई ये वाला, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा। अब हम शुरू करते हैं अपना ग्राफ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू r। ग्राफ पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे अच्छा एक बात सुनिए, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यस सर। अच्छा अब जानना क्या है सर, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन a की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव तो हो सकती है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ए की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू जो हमने बताया था, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपका ग्राफ को बनाने के लिए। तो ग्राफ जो है कहीं ना कहीं इन पे भी डिपेंड करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरीके से डिपेंड करेगा, वो धीरे धीरे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे समझ आएगा किस तरीके से डिपेंड करेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ग्राफ पढ़ाने के लिए, ग्राफ को समझाने के लिए कुछ आसान सा पोलिनोमियल उठाते हैं, है ना, वो आपको तुरंत समझ में आएगा। आप कैसा भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उठा के आप ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो आसान सा है ना उसको लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, हाँ ग्राफ कैसा बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ध्यान से देखो, क्या इसमें एक्स वाला टर्म है? नहीं सर, एक्स वाला टर्म नहीं है, तो हम इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। इसका ग्राफ इस वजह से बनवा रहा हूँ। अच्छा, आप एक्स वाला टर्म लेके भी ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी आप इसका बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। ये थोड़े इजी वाले होते हैं ना, जिनसे ग्राफ इजीली समझ में आ जाता है। अभी आप सुनिए मेरी बात, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको वाई मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है आपको, वाई मान लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। मेरे को एक बात बताओ, जब हम ग्राफ बनाते थे 9th क्लास में स्ट्रेट लाइन वाला, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ चाहिए होती थी, वो तो हम बना देते थे ग्राफ पे। यस सर, ऐसा ही था। अब सुनो, एक्स की वैल्यू हम कुछ रखेंगे, वाई की वैल्यू कुछ आती थी। यस, ऐसा ही था। मान लेते हैं हम एक्स की वैल्यू रखते हैं 0, क्या रखते हैं 0, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -1। इधर रखो ना, एक्स की वैल्यू 0 रखो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो कितना बनेगा -1, तो 0 -1 -1, तो एक्स की वैल्यू 0 रखने पे वाई की वैल्यू कितना आ गया -1। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 रखिए, जब एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 रखने पे बन जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 1 -1 0, तो वाई की वैल्यू कितना आ गया 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स की वैल्यू -1 रखिए, जब आप -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 और +1 -1 अगेन 0 0, बस यही काफ़ी है आपके लिए, यही काफ़ी है। हालांकि आप बहुत सारी वैल्यूज़ रख के देख सकते हैं, लेकिन मुझे समझाने के लिए बस यही काफ़ी है। अब आइए इधर, प्लीज़ नज़र इधर रखना आप लोग, अगर आपकी नज़र इधर उधर गई तो ये क्वेश्चन, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट इधर उधर चला जाएगा। जनरली केस स्टडी से कभी कभार ना हो सकता है क्वेश्चन बन जाए यहाँ से। मेरी बात सुनिए, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू -1, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होता है 0, तो वाई की वैल्यू कितना है -1, -1 वाई की वैल्यू यहाँ कहीं होगी, है ना, यहाँ कहीं होगी, ये वाई एक्सिस है ना, यहाँ कहीं होगी वाई की वैल्यू -1, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ से होके जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0 -1। एक्स की वैल्यू 1, सर 1 यहाँ पे होगा, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितना है 0, ठीक है।
एक्स की वैल्यू -1 सर, -1 यहाँ पे होगा, ठीक है, -1, और वाई की वैल्यू कितना है 0, अगेन 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, ये वाले पॉइंट से होके जाएगा, ऐसे बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे क्यों बनेगा, आप ऐसे बनाते ना, ऐसे बनाते, ऐसे, है ना, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करते, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करते। बच्चों नहीं, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अच्छा एक बात सुनो, -1 के इधर भी बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, उन पे भी y की वैल्यूज़ आएगी, तो जब हम वो सारी वैल्यूज़ रख के देखते हैं तो वो लाइन ऐसी ही बनती है, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है। तो लाइन वो ऐसी ही बनती है, इधर से भी ऐसी बनती है, तो कुल मिला के ग्राफ ऐसे बन जाता है। तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं x² - 1 को, ये वाले कुछ पॉइंट से हम सोच सकते हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। आप लोग ये वाली बात समझ गए क्या? हाँ जी, समझ गए। अब एक बात और सुनो, ये जो लोएस्ट पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसको बोला जाता है वर्टेक्स। ये है अपना वर्टेक्स। ये जो ग्राफ बनाया है, इसका वर्टेक्स ये है 0 - 1, जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। थोड़ा दिमाग और लगाओ। y का मतलब px, मतलब पोलिनोमियल। इधर देखिए, y का मतलब पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आया है, किस पॉइंट पे? 1 पे। इधर भी 0 आया है, किस पॉइंट पे? -1 पे। अब सोचो, जब पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आता था, जिस पॉइंट पे 0 आता था वो पॉइंट जीरोज ही तो होता था। जीरोज ही तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बनाते हैं। अरे जीरोज पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देता है। तो x की वैल्यू 1 और -1 पोलिनोमियल को 0 बना रहा है, तो क्या 1 और -1 पोलिनोमियल के जीरोज हैं? यस सर, जीरोज हैं। ध्यान से देखिए, ग्राफ जब वो x एक्सिस को कट करके जा रहा है, दो अलग अलग जगह कट करके जा रहा है, क्या वो पॉइंट -1 और 1 है? यस सर। तो हम ये समझ सकते हैं क्या कि ग्राफ x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वो जीरोज होगा पोलिनोमियल का। हाँ जी, बिल्कुल समझ सकते हैं। तो एक जीरोज ये रहा और एक जीरोज ये रहा। ये वाली बात समझ में आई? एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनने वाला है ऐसा, ये आपको ग्राफ दे के रखेगा, पूछेगा कि बताइए कितने जीरोज हैं, तो आप चेक करेंगे एक्स एक्सिस पर ग्राफ कहाँ कट कर, मतलब कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, आप गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके। तो वो समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। इधर से आप समझ सकते हैं ना, इसलिए होता है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुने, एक और लेते हैं, है ना, एक और लेते हैं, उससे एक और लेते हैं तो और समझ में आएगा। सुनो, दूसरा वाला लेते हैं। फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन, y = px = x² + 1। ये वाला समझते हैं, x² + 1। इसका ग्राफ भी बना रहा हूँ, इधर बना रहा हूँ। थोड़ा उधर बनाना चाहिए था ना मुझे। देखिए, बनाइए, बड़ी अच्छी चीज़ समझ में आने वाली है यहाँ से भाई, आपकी आंखें खुल जाएंगी। थोड़ा पेशेंस रखिए भाई। x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आएगी, रख के देखते हैं। x की वैल्यू 0 रखते हैं। जब यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, 1 बचेगा। तो 0 रखने पे 1 आया है। x की वैल्यू -1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर + 1, 1 और 1 2, तो 1 रखने पे -1 रखने पे 2, +1 रखते हैं तो 1 और 1 2 बन जाएगा। तो 1 रखने पे भी 2, बस काफ़ी है, मोर देन इनफ टू फॉर्म द ग्राफ। इधर देखिए, 0 रखा है तो 1 आया है। सर x की वैल्यू 0 यहाँ पे है ना, और y की वैल्यू उस टाइम पे 1 है यहाँ, तो ये है 0 और 1, तो ग्राफ यहाँ से होके जाएगा। -1 रखा है x की वैल्यू, -1 सर यहाँ पे होगा, तो y की वैल्यू 2 आया है। सर 1 ये रहा और 2 ये रहा, तो ये कुछ होगा। इधर देखिए, ये भैया ये रहा, -1 रखा तो 2 आया है, ठीक है? यस सर, बिल्कुल ठीक है। इधर देखिए, 1 रखा है तो +2 आया है, +1 रखा है तो +2 आया है। ये रहा भाई, समझ गए आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल समझ गए। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। अब थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए। सोचिए क्या, ये तो आप थोड़ा ये सोच रहे होंगे, सर ये तो x एक्सिस को टच या कट कर ही नहीं रहा है, ना ही तो टच किया x एक्सिस को और ना ही कट किया। हाँ जी, बिल्कुल बात ठीक है।
तो सर क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो इसका एक भी जीरोज नहीं है? हाँ बिल्कुल, 10th क्लास तक ऐसा ही समझ सकते हैं कि जब वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो एक भी जीरोज नहीं है। सर ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बिल्कुल हो सकता है। आप इसको देखिए ध्यान से, हमने पहले बताया था ये x² + 1। जीरोस कैसे कैलकुलेट करते थे? फैक्टर निकाल के जीरो के इक्वल रखते थे। तो सर हम इसके फैक्टर तो नहीं कर पा रहे हैं, आप जीरो के इक्वल रख दीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ से x² = 1 उधर लेके जाइए, -1 बन गया। सर किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस हो सकता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो ये वाली बात गड़बड़ है। हाँ जी गड़बड़ है। अगर ये गड़बड़ है तो सर क्या ये भी गड़बड़ है? हाँ 10th क्लास तक ये बिल्कुल गड़बड़ है। 11th क्लास में हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो x² + 1 के क्या कोई फैक्टर आ सकते हैं? सॉरी, क्या कोई जीरोज आ सकते हैं? सर नहीं आ सकता। अगर जीरोज नहीं आ सकता तो हमारा ग्राफ x को कट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। देखो कट कर ही नहीं रहा, कर थोड़ा ही रहा है, चेक करो। तो कट नहीं कर रहा है, इस बात का मतलब हमारे जीरोज नहीं है। तो ये समझ में आया सर, पॉलिनोमियल का जीरोज 2 होगा, मतलब बिल्कुल होगा। 2 जीरोज तो अगर ऐसे कट कर रहा है तो बिल्कुल होगा। तो सर पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं भी हो सकता है। जब पॉलिनोमियल के 2 अलग अलग जीरोज होते हैं तो हम लिखते हैं डिस्टिंक्ट जीरोज। 2 अलग अलग जीरोज है ना, डिस्टिंक्ट जीरोज, अलग अलग जीरोज आ रहे हैं और दोनों जीरोज रियल हैं तो रियल जीरोज आएंगे, रियल डिस्टिंक्ट जीरोज आते हैं। इस वाले केस में कोई भी जीरोज नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे नो रियल जीरोज, नो रियल जीरोज एग्जिस्ट, नो रियल जीरोज। सर आपने ऐसा क्यों लिखा नो रियल जीरोज? क्योंकि बच्चों हमने आपको बताया था ABC केवल हमारे अभी रियल चल रहे हैं। अगर हमारा सब ABC रियल चल रहा है तो ये सोच सकते हैं कि हमारी सारी कहानी रियल में चल रही है। हमारी जो x की वैल्यू आएगी सर वो भी रियल में आएगी। हाँ जी बिल्कुल रियल में आएगी। तो यहाँ पे ग्राफ अगर हमारा x को कट नहीं कर रहा है तो कोई रियल वैल्यू नहीं है। तो रियल के अलावा और कौन सी वैल्यू होगी? अभी नहीं जाना है उस पर, वो 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि 2 जीरोज बिल्कुल होंगे, एक भी जीरो ऐसा भी हो सकता है रियल जीरोज ना हो। तो सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक जीरो हो? हाँ ऐसा भी तो बन सकता है। ठीक है, तो ज़रा इसको मैं रफ करता हूँ। अच्छा इसका ये वर्टेक्स है, यहाँ पे वर्टेक्स ये रहा, इसको मैं रफ करता हूँ। अब वो वाला ग्राफ करते हैं जिस पे एक जीरोज होगा। तो ये वाली बात आपकी समझ आई क्या? 2 जगह कट कर रहा है तो 2 जीरोज है, एक भी जगह कट नहीं कर रहा है तो एक भी जीरोज नहीं है। अब थर्ड वाला करते हैं। चलिए थर्ड वाला करते हैं। अभी एक पॉलिनोमियल और मान लेते हैं x², बस। ठीक है, इससे एक चीज़ और समझ में आएगी। अच्छा ये वाले जो 3 पॉलिनोमियल मैंने लिए हैं ना, इससे ना सारा ग्राफ क्लियर हो जाता है। तभी तो मैं बोल रहा था कि कुछ पॉलिनोमियल हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनो। Px = x², ये मान लेते हैं ना। ठीक है सर, ग्राफ बनाते हैं। तो y मान लो Px = x², पहले पॉइंट बना लेते हैं। यस, x y, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0, 1 रखेंगे 1, 2 रखेंगे 8, माइनस में रख लीजिए ना, -1 रखेंगे तो +1, -2 रखेंगे तो 8 कहाँ से लिख दिया 4, तो +4। ठीक है, ये बन गया। अब सुनिए मेरी बात, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। इससे भी बहुत अच्छा चीज़ समझ में आने वाला है आपके। 0 रखने पे 0 आया है क्या y की वैल्यू? यस, ये रहा 0 0। यस, 1 रखने पे 1 आया है, हाँ जी, तो 1 रखा तो आंसर भी 1, ये भी 1, ये भी 1 है ना। 1 मान लेते ना, 1 1, तो 1 रखा 1 आया। 2 रखने पे 4, तो 2 रखो 1, ये रहा 2 3 4, 2 रखने पे 4 लगभग यहाँ बन जाएगा। -1 रखने पे 1, तो -1 ये रहा, ये 1। -2 रखने पे 4, तो -2 रखा तो कितना बन जाएगा 4 यहाँ। या ग्राफ कुछ ऐसा जाने वाला, क्या ग्राफ ऐसा जाने वाला है बच्चों? यस सर, ऐसा ही जाने वाला है ना। थोड़ा और अच्छी तरीके से बना दो क्या? ये रहा, ऐसा ग्राफ बनने वाला है। क्या ये ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं, ये ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है।
कितने पॉइंट पे टच कर रहा है सर? एक पॉइंट पे। मेरी बात ध्यान से सुने, जब हम इसके जीरोस कैलकुलेट करते थे तो इसको जीरो के इक्वल रखते थे, तो यहाँ से बन जाता था x मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू जीरो। एक बार ये वाले x को जीरो के इक्वल पुट करोगे, यहाँ पे समझाता हूँ, एक्स स्क्वायर ये पोलिनोमियल है अपना, इसके फैक्टर करो x मल्टीप्लाई एक्स, अब जीरो के इक्वल रखो, दैट इज x मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू जीरो। एक बार ये वाला जीरो के इक्वल रखो, ऐसा सोच सकते हैं, एक बार ये जीरो के इक्वल, दोनों सेम ही तो है, ये भी जीरो ये भी जीरो, यानी x की वैल्यू कुल मिला के यहाँ से x इक्वल टू जीरो आ गई। तो x इक्वल टू जीरो आ गई, दोनों जीरो सेम ही तो हैं। अरे दोनों जीरोस एक ही जगह पर हैं, देखो यहाँ पे, और दो जीरोस तो यहाँ पे हम बोलते भी नहीं, हम ऐसे बोलते हैं यहाँ पे केवल ओनली वन जीरो, केवल एक जीरो है। एनसीईआरटी में ऐसे ही बोला जाता है कि जब ग्राफ टच कर रहा है तो हम क्या बोल देते हैं? एक जीरो है। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे टच करके गया है तो कितना जीरो है सर? एक ही जीरो है, एक ही तो पॉइंट पे जा रहा है ना टच करके, तो हम इसको ऐसा बोल देते हैं एक जीरो है। हालांकि क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है उसके दो जीरोज होते हैं, या तो दोनों जीरोज अलग अलग होते हैं, या तो दोनों जीरोज रियल नहीं होते, रियल के अलावा और कुछ होते हैं, वो और कुछ अगली क्लास का पार्ट है, या फिर दोनों जीरोज इक्वल होते हैं। दोनों जीरोज क्या होते हैं? इक्वल, यानी वो टच करके जाता है। अलग अलग जीरोज में ग्राफ कट करके जाता है दो जगह, नो रियल जीरोज में ग्राफ ना ही तो टच करता ना ही कट करता है, लेकिन जब दोनों जीरोज इक्वल होते हैं उस केस में ग्राफ एक जगह टच करके जाता है। हम वो वाली चीज़ को इतना लिख देते हैं कि केवल एक ही जीरो है, भाई इक्वल है ना दोनों, और तो हम ये मानते हैं कि एक जगह टच करके जा रहा है, एक ही जीरो है। तो एनसीईआरटी में अगर ये वाला क्वेश्चन बनता है कि ये वाला ग्राफ आपको गिवन है और आपसे पूछा गया कि इसका जीरोस बताओ, तो आप वन लिखोगे, दो ना लिख देना, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका आंसर वन ही गिवन है कि आप इसका कितना जीरोस लिखेंगे? वन जीरो लिखेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्वाड्रेटिक का तो दो है ना, क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोस हो सकते हैं, तो या तो दोनों जीरोस अलग अलग होंगे, या एक भी रियल जीरो नहीं होगा, दोनों जीरो जो होंगे वो अलग दुनिया के होंगे, या फिर दोनों जीरोस इक्वल होंगे और वो ग्राफ टच करके जाएगा। तो उस वाले केस में हम उनको ये बोल देते हैं ओनली वन जीरो। क्या बोल देते हैं? ओनली वन जीरो। ये वाली बात आपके समझ में आई है क्या? आनी चाहिए। कभी कभी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं ज़रा इंक डाल लूँ मार्कर में। कभी कभी दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, कभी कभी एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, कभी कभी टच कर रहा है। तो टच वाले केस में दोनों जीरोज इक्वल होते हैं और हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई एक ही जीरो है, इक्वल तो है ही ना दोनों, तो एक ही मान लो, ऐसा लिख देते हैं हम। तो हम ये समझ में आता है यहाँ से कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरोज मैक्सिमम होंगे, दो जीरोज, दो से ज़्यादा जीरोज कभी नहीं होते हैं, क्योंकि ग्राफ दो से ज़्यादा जगह कट नहीं करता है क्वाड्रेटिक का। मिनिमम एक भी नहीं हो सकता 10th क्लास में, है ना, रियल एक भी नहीं हो सकता, और एक भी हो सकता है, तो दो भी हो सकते हैं, एक भी नहीं हो सकता है, एक भी हो सकता है। चलिए हमारा मार्कर तैयार है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। चलो बच्चों, अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, क्या बताइए, इन तीनों केस में जब हम ये तीनों ग्राफ पढ़ रहे थे तो ये वाला था एक्स स्क्वायर माइनस वन का, यहाँ पे पोलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे पोलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे पोलिनोमियल था एक्स स्क्वायर। इन तीनों पोलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या वो पॉजिटिव है? यस सर, वन भी है, वन भी, अगर 2 3 होता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेनली पॉजिटिव है। तो ये वाले केस में भी ए की वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो, ये वाले केस में भी ए की वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो, और ये वाले केस में भी ए की वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो। तो बच्चों मैं वही बता रहा था कि जब ए नेगेटिव और पॉजिटिव आपका ग्राफ डिसाइड करता है कैसे बनेगा, जब कभी ए की वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो होती है तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बनता है, अपवर्ड, और ये जो आपके ग्राफ बन रहे हैं इन ग्राफ का नाम है पैराबोला। क्या नाम है? पैराबोला।
ये जो फिगर बन रही है ना, इसको बोला जाता है पैराबोला। तो ये वाले केस में जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, उस वाले केस में बनता है अपवर्ड पैराबोला। क्या बनता है? अपवर्ड पैराबोला। कई बार कॉनकेव भी बोलते थे, कॉनकेव अपवर्ड है ना। चलो छोड़ो, उस पर नहीं जाना है, तो ध्यान रखना अपवर्ड पैराबोला। ये कौन सा है? अपवर्ड पैराबोला। तो सर अगर हम ये सोचें कि a की वैल्यू लेस देन 0 ले ले, मतलब नेगेटिव, ये रखें पोलिनोमियल, ये रखें बिल्कुल यही वाला, कहाँ गया ये वाला, तीनों पोलिनोमियल सेम रखो, लेकिन हम a की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, तो क्या सिनेरियो बदल जाएगा? हाँ जी बिल्कुल बदल जाएगा। तब कैसा बनेगा ग्राफ? वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब मैं सारी कहानी वापस से नहीं करने वाला x और y की वैल्यू रखने की, वो आप बैठ के कर सकते हैं खुद। मैं थोड़ा तीनों ग्राफ डायरेक्ट बनाने वाला हूँ। कैसे बनेगा इधर देखिए आप लोग। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में ये दिल तुझको ही पुकारे। ये देखिए, आ जाओ भाई। क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर, नेगेटिव एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, डरने का नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे बन रहा था, यस सर, अभी ऐसा बनेगा, बस सिंपल। ये वर्टेक्स है 0 0, एक जगह टच करके जा रहा है, तो नेगेटिव साइन यानी a का वैल्यू उसमें लेस देन 0 है। ऊपर वाले केस में a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 था, तो हमने बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव आपका डिसाइड करता है पैराबोला कैसे बनेगा, यानी ग्राफ कैसे बनेगा। इधर देखो दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला, थोड़ी देर पहले वो ऐसा था ना ऐसा? यस सर, थोड़ा तमीज़ से बनाओ सर। ओके, ये लीजिए 1000 ईयर लेटर, ये ऐसा बन गया है ना नीचे की तरफ। मुझे लगता है ये थोड़ा रंग बिरंगे मार कर लाने चाहिए, मज़ा आता है ना थोड़ा। ये वाली वैल्यू लेस देन 0, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है इस केस में। एक्स स्क्वायर माइनस 1, ख़त्म करो सर जल्दी जल्दी। ये लो बच्चों, इस वाले केस में 2 जगह कट कर रहा था, ऐसा ना। अब इसका उल्टा बन जाता है सर, ऐसे जाता है लेस देन 0। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। समझने में तो कुछ है भी नहीं बच्चों, आप बना के देख लेना। बनाऊँ क्या? अरे बना लेना यार, क्यों वीडियो लेंथी करा रहे हो, है ना। माइनस एक्स स्क्वायर है ना, आप रख के देखना। सर 0 रखते हैं तो 0 आएगा, सर 1 रखेंगे तो -1 आएगा, सर 2 रखेंगे तो -4 आएगा, सर 3 रखेंगे -9। देखो y की वैल्यू नेगेटिव 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 आ रही है, तो आप x की वैल्यू नेगेटिव रखो, x की वैल्यू पॉजिटिव रखो। देखो -2 रखेगा, इधर -2 रख, तो -4 तो तब भी आना, क्योंकि -2 का +4 हो गया, लेकिन ये नेगेटिव बाहर भी तो है, तब भी -4 बनेगा। तो हमेशा y की वैल्यू नेगेटिव आएंगे, यानी नीचे की तरफ बनेगा। सेम वो आप लोग कर सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपके पास हमने ये तीनों पॉसिबल ग्राफ बना दिए हैं, जो आपके सिलेबस में इतना पढ़ना काफ़ी है, मोर देन इनफ बच्चों, बहुत ज़्यादा है आपके लिए। तो आपको मेन क्या बात याद रखना है? सर हमें ये बात रखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कंक्लूजन पे आते हैं। क्या है सोचो। सबसे पहला, सर जब ग्राफ 2 जगह कट करेगा, 2 जीरोस, ठीक है, एक जगह टच करेगा तो सर 1 0 लिखेंगे। उस केस में दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन हम एक ही लिखेंगे, NCERT बोलती है, ठीक है। अभी हम चलते हैं, जब एक भी जगह कट नहीं कर रहा है तो सर एक भी रियल 0 नहीं होगा। अगर आप ये भी लिखेंगे नो 0, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 0, एक भी 0 नहीं, सर 1 0, ठीक है बच्चों। ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड पैराबोला, ए की वैल्यू लेस देन 0 तो सर डाउनवर्ड पैराबोला। ये सारी अपनी कहानी थी पैराबोला की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। अब बताने को तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बता दूँ आपको, कि अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 3 4 5 6 बड़ी वैल्यूज़ रखता हूँ तो इन पे क्या फ़र्क पड़ता है ना।
अगर मैं एक्स वाला टर्म भी ले लेता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। ग्राफ ऐसा ही बनेगा, हो सकता है ग्राफ का ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज हो जाता है ना। मान लो ग्राफ का जो विड्थ है वो कभी इंक्रीज़ हो जाएगा, कभी ग्राफ अभी तो ऐसा बनना है ना इतना सा, तो हो सकता है इतना बड़ा कोटरा बन जाए ना, नीचे की तरफ ज़्यादा बड़ा बन जाए। तो वो सब डिपेंड करता है वैल्यूज़ पर। तो ये हमारी कुछ बेसिक ग्राफ थे जो आपको याद रखने हैं। याद क्या, समझ में आनी चाहिए आपके ना, रटना नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो बच्चों क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, है ना? क्या बोला सर, लिख देता हूँ। Thus we can say that zeros of quadratic polynomial can have at most 2 points. Thus we can say that, हम ऐसा बोल सकते हैं zeros of quadratic polynomial कैन हैव एट मोस्ट 2 पॉइंट। एट मोस्ट 2 पॉइंट, सुनो, 2 जगह कट किया था ना, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, तो यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, मैक्सिमम 2 पॉइंट, यानी मैक्सिमम 2 जीरोस। मिनिमम एक भी पॉइंट नहीं आ रहा था ना एक्स एक्सिस वाला, तो एक भी जीरोस नहीं, और 1 पॉइंट टच करके जा रहा है तो 1 जीरो, ठीक है। 1 जीरो, 9 जीरो, 2 जीरो। बस आज की कहानी मुझे लगता है यहीं पे समाप्त करनी चाहिए अपने को। उसके बाद हम कल पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं कल पढ़ने वाले हम एनसीईआरटी करते हैं ना, एनसीईआरटी करते हैं। अच्छा, आपने तीनों लेक्चर अगर देखे हैं ना तो आप एनसीईआरटी खुद निपटा दोगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे कल, हम एनसीईआरटी करेंगे और एनसीईआरटी के बाद, एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी एक ही लेक्चर में, एनसीईआरटी के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो पॉलिनोमियल से आ रहे हैं, केस स्टडी वाले भी और एमसीक्यूज़ भी करेंगे, पॉलिनोमियल का एमसीक्यूज़ करेंगे। तो अब 2 लेक्चर और बस, है ना। हालांकि मुझे पता है काफ़ी सारा हो गया, आप लोगों को इतना बताया भी नहीं जाता होगा ना, स्कूल वगैरह में कौन बताता है इतना सब। हाँ, जल्दी जल्दी करने का रहता है क्योंकि बच्चे पढ़ते भी नहीं ज़्यादा, कुछ ही पढ़ते हैं। अब उनके लिए बेचारा कैसे बता पाए सब। तो आप लोग याद रहें, हमें थोड़ा इतना ही पढ़ना था इसमें। और अब हम पढ़ते हैं कल एनसीईआरटी, उसके बाद एमसीक्यूज़ करेंगे और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो केस स्टडी भी करेंगे। चलो बच्चों, टाटा बाय बाय। आप सब पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एबीटी मैथमेटिक्स। चलो बच्चों।